हेलो फ्रेंड्स, सन इंस्टीट्यूट अम्बाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे दिसंबर 2011 का RIMC का मैथ का पेपर सोल्व। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडिड टू डबल नाइन सो दैट द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 347। वो कह रहा है डबल नाइन को इसमें जब हम 347 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड किया जाए, डबल नाइन में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि 347 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 347 से डिवाइड करेंगे, 2 पर एक जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 9 2 3 6 694, तो ये आ गया हमारे पास 305, ऊपर से आया 9। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे हम 9 से, क्योंकि 8 से अगर हम इसको 347 को अगर हम 8 से करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3059 से छोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर 347 को 9 से करते हैं तो हमारा 3059 से बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड करना है ताकि डिवाइड हो जाए, तो हमें इससे बड़ी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करने पर हमें 3059 से बड़ा आंसर मिलेगा। तो हमने क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें प्लस करने के लिए पूछा जाए कि क्या प्लस करना है, तो उसके लिए हमें जो लास्ट में जब ये रिमाइंडर बचता है तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा इनसे, मतलब इनसे एक बड़ी वैल्यू जो है वो हमने नीचे रखनी है। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7 63, 36 और 6 42, 27 और 4 31, 3123। तो 3123 में से 3059 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आया 4 6 64। अगर हम डबल नाइन में 64 प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो नंबर 347 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो उसने पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो ऐड करनी है डबल नाइन में, तो वो आंसर है हमारा 64। तो आंसर क्या आया हमारा 64, जो स्मॉलेस्ट नंबर है 64, अगर हम डबल नाइन में ऐड करेंगे तो नंबर 347 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 1.56 को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 1.56 को हमने फ्रैक्शन में कि इसका फ्रैक्शन में क्या आंसर आएगा 1.56। इसको हम फ्रैक्शन बनाने के लिए 156 अपॉन 100, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो नीचे 2 जीरो। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, 4 9 36, ये हो गया 25, तो ये हो गया 1 होल 14/25, ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, 1 होल 14/25, क्योंकि फ्रैक्शन में चेंज करना था तो हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। उसके बाद वो दे रहा है A/B, थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन था। A/B इज इक्वल टू 1/6/1/5, तो हमें A/B निकालना है। ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, 6 और 5 का एलसीएम लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 30, और उसे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/6 इंटू 30 रेशो 1/5 इंटू 30। क्लियर, 6 इसको काट देगा 5 पर, 5 इसको काट देगा 6 पर, तो A/B आपके पास आ गया 5/6। A/B क्या आया 5/6, और वो B/C आपको दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, B/C दे रहा है आपको 3/7, और A/B/C निकालना है। B/C 3/7, हमें क्या निकालना है A/B/C। तो AB के नीचे AB 5/6, B/C के नीचे B/C, तो 3/7। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको ऐसे रेशो निकालनी हो तो जिसके बाद स्पेस खाली हो वो नंबर रिपीट कर दो। जैसे 6 के बाद स्पेस खाली है 6 लिख दिया, इधर 3 के इधर स्पेस खाली है 3, आप सीधा सीधा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 5 3 15, रेशो 6 3 18,
रेशो 6 7 द 42, ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 द 15, 3 6 द 18, ये आपका 14 पर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 5:6:14, ये हमारी रेशो आ गई। A:B:C इज इक्वल टू 5:6:14। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हाउ मच डज द डिफरेंस बिटवीन 9, वो कह रहा है 9 -3 4/5, 9 -3 4/5 इसका डिफरेंस माइनस 1:4/25 -4/5। वो कह रहा है इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस से कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। हाउ मच डज द डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 3 होल 4/5, मतलब इनका बीच में 9 3 होल 4/5 का डिफरेंस इसके डिफरेंस से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने एक ही लाइन में उसको लिख दिया, तो इसको सोल्व करेंगे। पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करो। 9 माइनस ये 15 और 4 19/5 माइनस 29/25 माइनस 4/5। पहले आप इनको सोल्व करो। यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 5 45 माइनस 19 माइनस यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपके पास 25 29 माइनस 20, ठीक। तो ये हो गया 45 माइनस 29 20 सॉरी 45 माइनस 19 26/5। इसको आप सिंपल ऐसे कर दो, 19 को 20 कर दो, 20 इधर से 1 माइनस कर दो, ठीक है। मतलब 45 में से आप पहले 45 में से 20 माइनस करो तो क्या आंसर आ जाएगा, 25 आंसर आएगा। 25 में एक प्लस कर दो 26, क्योंकि आपने इधर एक प्लस किया था ना, तो उधर भी एक प्लस कर दो, 45 को 46 कर दो। मतलब क्या है आपके पास 45 में से 19 माइनस करने हैं, तो इसमें +1 कर दो, इसमें भी +1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 46, ये हो गया 20, तो इसमें से डिवाइड करना इजी हो जाएगा ना, 26 आपका आंसर आ गया। ऐसे बताइए आपको इजी हो जाता है कैलकुलेशंस करना। अब ये क्या है 29 में से आपने 20 माइनस करने, तो ये 9/25, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से आपका एलसीएम आ जाएगा 25, तो आपका 5 31 5 दूनी 10 और 3 13 130 माइनस 9, तो ये आ गया 121/25। तो ये करेगा 25 फॉर द 100 4 होल 21/25, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 4 होल 21/25। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैंप में ये इंग्लिश में ना क्वेश्चन आपका मिस प्रिंट है, तो हिंदी में इसको हम देख लेंगे। वो कह रहे हिंदी में देखो क्या बता रहे हैं कि 300 जवानों के लिए, मतलब 300 सोल्जर्स हैं, 300 सोल्जर्स के लिए 36 डेज का राशन है। 300 सोल्जर्स के लिए, एक सेकेंड होल्ड करना, हाँ यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इंग्लिश में आप इसको थोड़ा सा इंग्लिश में मिस प्रिंट है, तो हम हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक कैंप में 300 जवानों के लिए 36 दिन का भोजन है, कि 300 सोल्जर्स के लिए 36 डेज का खाना है। और कह रहे कितने सोल्जर्स छोड़कर चले जाएं कि उनका खाना जो है वो 45 डेज चले। मतलब आपका 300 सोल्जर्स में से कितने सोल्जर्स चले जाएं कि वो खाना 45 डेज चले। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं कि 300 सोल्जर्स के लिए 300 सोल्जर्स कितने दिन खाना खाते हैं, 36 डेज। अगर वही खाना एक सोल्जर अगर वही खाना एक सोल्जर ने खाना हो तो कितने दिन चलेगा, 36 × 300, ठीक है। ये हो गया क्लियर।
तो अब क्या कर रहा है, अब 45 डेज हमने खाना चलाना है। कितने दिन चलाना है खाना? 45 डेज। तो इसको हम उल्टा लिखेंगे, जो चीज़ निकालनी होती है इक्वल टू के राइट साइड में वो चीज़ रखते हैं। हमने यहाँ पर सोल्जर्स निकालने हैं कि कितने सोल्जर्स हमारे खाना खाएंगे, तो हमने सोल्जर्स को राइट साइड में रखना है। तो 36 डेज खाना चलता है 300 सोल्जर्स के लिए। तो एक दिन मतलब एक दिन अगर खाना चलाना हो तो कितने सोल्जर्स खाएंगे? तो एक दिन का निकालना है। अब एक दिन खाना चलाना है, मतलब एक दिन में खाने को फिनिश करना है, तो हमें ज़्यादा सोल्जर्स चाहिए ना। तो यहाँ पे उल्टा करते हैं, 300 इंटू 36। यूनिटरी मेथड में जब हम प्राइस निकालना होता है या क्वांटिटी निकालनी होती है तो हम 1 की जब वैल्यू निकालते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क में हमें क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। यहाँ पर जब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। आप खुद सोचो, अभी खाना 36 सोल्जर्स खाना खा रहे हैं, सॉरी 36 डेज में खाना ख़त्म फिनिश करना है, तो 300 सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो एक दिन में खाना ख़त्म करना हो, मतलब सारा खाना हमें एक दिन में ख़त्म करना हो, तो हमें ज़्यादा सोल्जर्स चाहिए ना, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही 45 डेज में अगर खाना ख़त्म करना हो तो अब हमें कम सोल्जर्स चाहिए, 36 अपॉन 45। ये आपका कटेगा 9 5 द 45, नो 9 4 द 36, 5 6 इसको, तो ये आ गया आपका 240 सोल्जर्स आपको चाहिए खाना आपको 45 डेज में ख़त्म करने के लिए। लेकिन उसने पूछा कि कितने सोल्जर्स चले जाएं, तो पहले कितने सोल्जर्स थे? 300। अब कितने आए आपके? 240। तो कितने सोल्जर्स आपके चले गए, क्योंकि अब आपने 45 दिन खाना चलाना है, तो 45 दिन के लिए आपको कितने सोल्जर्स चाहिए? 240 सोल्जर्स चाहिए। तो पहले कितने थे? 300 थे। अब आपको 240 चाहिए, तो मतलब कितने सोल्जर्स को भेजना पड़ेगा? 60 सोल्जर्स को आपको भेजना पड़ेगा, तो जाके आपका खाना जो खाना आप लाए थे वो आपका 45 डेज आपका चलेगा। समझे? तो इस केस में क्या करना है आपको, उसने बोला है कि 300 सोल्जर्स 36 दिन में खाना खाते हैं, तो उसी भोजन को 45 दिन चलाना हो तो कितने सोल्जर्स जो हैं भेजने पड़ेंगे? तो वही कि 300 सोल्जर्स 36 दिन खाना खाते हैं, तो जो चीज़ हमने निकालनी है, जो हमने सोल्जर्स निकालने हैं, तो इक्वल टू के राइट हैंड पे, तो 36 डेज खाना चलाने के लिए 300 सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर एक दिन में खाना ख़त्म करना हो तो हमें 300 गुना 36 इतने सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट है। अब सेम खाना 45 डेज में फिनिश करना है, तो इसको हमने 45 से डिवाइड किया, 240 सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट है। पहले थे हमारे पास 300 सोल्जर्स, अब 240 सोल्जर चाहिए, तो कितने सोल्जर भेजने पड़ेंगे? 60 सोल्जर्स आपको भेजने पड़ेंगे। क्लियर? ये आप MDH फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। MDH अपॉन W इज इक्वल टू MDH अपॉन W। M से मैन, D से डेज, H से आर, W से वर्क, ठीक है। तो अभी हमें कितने सोल्जर्स हैं? 300। कितने दिन खाना खाएंगे वो? 36 दिन। अब कितने सोल्जर्स चाहिए? पता नहीं, तो उसकी जगह M कितने दिन खाना चलाना है? 45। तो M की वैल्यू निकालनी है, 45 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 45 काटेगा इनको, तो ये 9 से काट दो सीधा, फिर 5 इसको 60 पर, तो कितना आ गया? 240 मैन। तो कितने मैन्स की रिक्वायरमेंट है? 240 आदमी की। पहले कितने थे? 300, अब 240, तो कितने चले गए? 60 आदमी चले गए। तो MDH फार्मूला बहुत काम आता है। ये वहाँ काम आएगा जब आपके पास क्वेश्चन देगा कि भाई इतने आदमी इतने दिन में इतने घंटे काम करते हैं, तो काम को फिनिश करते हैं, तो बताओ कितने आदमी सेम काम को इतने दिन में इतने घंटे काम करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस में आपका सीधा सीधा जो है MDH फार्मूला लग जाता है, ठीक है। ये आपने एक फार्मूला याद कर लेना है, MDH अपॉन W1 इज इक्वल टू MDH अपॉन W2। मतलब पहले कह रहा है कि पहले 10 आदमी 10 दिन में 8 घंटे डेली काम करते हैं, तो एक काम को ख़त्म कर देते हैं। तो बताओ 20 आदमी कितने दिन में 4 घंटे रोज़ काम करें तो सेम काम ख़त्म हो जाएगा। तो सेम काम है तो W से W कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू निकालनी है, तो सेम ये काट के दूसरी साइड चला जाएगा, तो आपकी D की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये 10 इसको 2 पर और 2 इसको 5 पर, 4 इसको 2 पर, तो कितने दिन? 10 दिन में काम हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस में हमारा ये MDH वाला फॉर्मूला काम आता है।
वो कह रहा है एक रूम में, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रूम में 8 मीटर, एक रूम की जो दीवार है वो 8 मीटर लंबी है, 6 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर ऊंची है। मतलब एक रूम है आपका, ये इस तरह से एक रूम है, ठीक है, ऐसा एक रूम है। वो कहता है कि एक पोल पोल खड़ा करना है। ऐसा कितना लंबा पोल मैं इसके अंदर फिट कर सकता हूँ। तो आपको इसका फॉर्मूला है √6² प्लस 10² प्लस 8², मतलब लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस आपकी हाइट, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो जाएगा आपका √200। 200 इसके फैक्टर बन जाएंगे √10 इंटू 10 इंटू 2, 10 का पेयर बन गया, 10 बाहर आ गया। तो 10√2 इतना लंबा आपको जो है एक पोल चाहिए जो इसके अंदर फिट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये आपको फिगर दे रहा है इस तरह से, एंगल्स उसमें दे रहा है। ये हो गया आपका 3x प्लस 5, ये x, 2x प्लस 5, 4x। उसने कहा x की वैल्यू निकालो। अब एक सर्कल जो होता है, सर्कल कितने डिग्री एंगल बनाता है? 360 डिग्री। तो इस सारे को हम मिला दें तो हमारा एक सर्कल बन जाएगा। तो कितने किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो 3x प्लस 5 प्लस x प्लस 2x प्लस 5 प्लस 4x, इन सबको प्लस कर दिया जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6 और 4, 10, 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 360 डिग्री, 10x इज इक्वल टू 360 माइनस 10 इज इक्वल टू 350 डिग्री, x इज इक्वल टू 350 अपॉन 10 इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम ने एक साइकिल खरीदी जिसका MRP था 4600 रुपये, डिस्काउंट था 5% डिस्काउंट पर, और उस पर टैक्स था 10%। वो कह रहा है SP बताओ। तो SP का फॉर्मूला होता है MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। अब ये तो डिस्काउंट के बाद प्राइस आ गया। अब इसके ऊपर उसने टैक्स लगाया तो 100 प्लस टैक्स अपॉन 100, क्योंकि जितने की वो उसने प्राइस निकाला दुकानदार ने उसके ऊपर टैक्स भी तो लगाया ना, तो वो तुम्हें टैक्स के तौर पर तो पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया 100 माइनस D, 100 माइनस 5, 95 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 10, 110 अपॉन 100। ये SP का फॉर्मूला है जब टैक्स दे दिया जाए। ठीक है, तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 नीम 45, 2 23। तो ये हो गया 23 इंटू 19 इंटू 11 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4807 रुपये, मतलब 4807 रुपये की वो बेचेगा, 4807 रुपये। ठीक है, SP निकालना था। उसके बाद बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई में क्या करना है आपको? 1/12 प्लस माइनस 5/18 माइनस 7/24। ठीक है, तो अब इसका LCM निकालो। पहले प्लस और माइनस है, इसको सोल्व करके लिख लो। प्लस इंटू माइनस माइनस, 5/18 माइनस 7/24। इसका LCM निकालेंगे, LCM आ जाएगा इसका 72। तो ये आ गया 6 माइनस 20 माइनस 7, 27 माइनस 19/72 माइनस का
ये आएगा आपका माइनस का 19/72, ठीक है, -19/72, ये आपका आंसर आ गया। सिंपली सॉल्व करना था। ये आपके RAMC के पेपर के क्वेश्चंस हैं। अब एग्जामिनर ने देखो इतना इजी क्वेश्चन डाला है, लेकिन आपको पता है ये एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। अब 10 में से 10 नंबर वो आपको कैसे देंगे, वो देखेंगे कि आप इसका इस तरह से एलसीएम तो नहीं निकाल रहे, क्योंकि आंसर शीट जो आपको मिली है, आप जितना भी आपने वहाँ पे कैलकुलेशन करनी है वो आप लोग ही करेंगे। वो आपको चेक कर रहा है कि कहीं आप इस तरह से लगे तो नहीं हो 2 6 12 2 9 18 2 12, ठीक है ना। इस तरह से आप एलसीएम निकालोगे तो यहीं पर वो आपके मार्क्स काट लेगा, वो आपको 10 नंबर देगा ही नहीं, वो इसमें से 5 नंबर दे देगा आपको। लेकिन अगर आप यहीं पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, इसका एलसीएम निकाल रहे हो टेबल पढ़ के, मतलब 24 48 72 आप इस तरह से लिख रहे हो, तो आपको पता लगा कि भाई 72 एलसीएम है और आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो उसको एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई आप एलसीएम निकालने के लिए थोड़ा सा एडवांस आप बन रहे हो, ठीक है। आपको नॉलेज है, फटाफट काम कैसे करना है वो आपको पता है। अब जल्दी एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर जो होता है डिनोमिनेटर में, नीचे वाली वैल्यू में सबसे बड़ा नंबर जो सा होता है उसका टेबल पढ़ते हैं। अब 24 का टेबल पढ़ेंगे, 24 टू द 48, 48 हमारा 12 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 18 से डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा एलसीएम नहीं है। फिर 24 थ्री द 72, 72 12 से भी डिवाइड होता है, 18 से डिवाइड होता है, तो 72 हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो ये एलसीएम निकालने की जल्दी एलसीएम निकालने का तरीका है। अगर कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका टेबल आप पढ़ सकते हो तो आप इसी तरीके से आप एलसीएम निकाला करो। ये बच्चों वाला तरीका अब आप जो है नहीं अपनाएंगे। क्लियर। एग्जामिनर यही सब चीज़ें चेक करते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स x प्लस वाई, सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, लेट फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर आपका x है तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 10, ठीक है। और इन दोनों नंबर्स का सम x प्लस 10 इज इक्वल टू 52 वो दे रहा है, तो कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 10, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 52 माइनस 10, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 21। अब x 21 है, x की वैल्यू क्या दी थी उसने 21, सेकंड नंबर क्या है 21 प्लस 10 कितना हो गया 31, दोनों में 10 का डिफरेंस है और दोनों को प्लस करेंगे तो 52 भी आता है। हो गई हमारी स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस फिगर के अंदर जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो इस शेडेड पोर्शन में हमें दो इमेजेस नज़र आ रही हैं, एक तो ये 3 मीटर चौड़ी और 24 मीटर लंबी, और एक ये 2 मीटर चौड़ी और 14 मीटर लंबी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर देखो ये जो बीच में ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर जब मैं इसका एरिया निकालता हूँ तभी आ जाता है, और जब मैं इस दूसरी वाली फिगर का एरिया निकालता हूँ तो इसमें भी ये काउंट हो जाता है। तो हमने क्या करना है, अब ये बीच में एक जो स्क्वायर रेक्टेंगल बन रहा है, कितने बाय कितने का बन रहा है 2 बाय 3 का ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो दोनों बार यूज़ हो रहा है, 3 बाय 24 में भी आ रहा है और 2 बाय 14 वाली फिगर में भी ये आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इस 2 बाय 3 का एरिया एक बार दोनों के एरिया में से एक बार माइनस करना है। तो पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, लेंथ इसका रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, ये हो गया 72। अब इसका एरिया निकालेंगे 2 इंटू 14, ये हो गया 28, इसका एरिया निकालेंगे 2 इंटू 3, ये हो गया 6। तो इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि 72 वाले में भी यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, और 2 बाय 14 में भी ये यहाँ पर आ गया। तो एक बार इसको माइनस कर, डबल डबल काउंट हो गया ना, तो एक बार माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 72, 7 और 2 9 और 2 94 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो हमारा ये शेडेड पोर्शन का हमारे पास ये एरिया आ गया सारे का, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि हमें एक बार बीच में जो हमारा स्क्वायर बन रहा है उसको एक बार हमने उसके एरिया को माइनस करना है, ठीक है। तो ये था हमारा दिसंबर 2011 का पेपर मैथमेटिक्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई हम नेक्स्ट 2012 का हम पेपर सोल्व करेंगे मैथमेटिक्स का। ये सीरीज़ पूरी चल रही है, अगर आप इस सीरीज़ को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक
पेपर को सोल्व करने लायक बन जाओगे कि मैथमेटिक्स का पेपर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सोल्व करना। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करना।